Aster CMI Hospitals comes under the Aster Healthcare umbrella. Aster Healthcare exists in 9 countries with over 280 establishments dedicated to bringing excellent healthcare facilities to the ailing. বাংলায় স্নায়ু ও শিরদাঁড়া সংক্রান্ত রোগের বিশ্ব সেরা চিকিৎসা দিতে এসেছে অ্যাস্টার সিএমআই হাসপাতাল। দিগদর্শন ওয়েব ডেস্ক সমীক্ষায় প্রকাশ, বিশ্বের হৃদরোগের চেয়ে বাড়ছে স্নায়ু সংক্রান্ত রোগী। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইনস্টিটিউট ফর হেলথ ম্যাট্রিক্স অ্যান্ড ইভালুয়েশন বিশ্বের জনসংখ্যার ভিত্তিতে যা প্রায় 50% বলে জানিয়েছে। 2021 এক সমীক্ষায় যে তথ্য উঠে এসেছে, যেখানে বলা হয়েছে বিগত 3 দশকে স্নায়বিক রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়েছে 59%। কারণ প্রথম বিশ্বের গুটি কয়েক দেশ ছাড়া সর্বত্র জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও আয়ু বাড়ার ফলে বার্ধক্যজনিত অসুখের সংখ্যা বাড়ছে। ভারতেও স্নায়ু রোগের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে, ফলে স্নায়ু চিকিৎসক ও শল্য চিকিৎসকের সংখ্যাও বাড়ছে। सर, माना जा रहा है कि हॉस्पिटल इंडस्ट्री की अगर बात करते हैं तो मणिपाल नंबर 1 पे आता है। तो एस्टर सीएमआई अस्पताल किस तरह से मतलब कारगर साबित हो सकती है? अभी नंबर 1 पूछेंगे तो अपोलो नंबर 1 है। मणिपाल अभी तक नंबर 1 नहीं हुआ है। अपोलो नंबर 1 है, मणिपाल नंबर 2 के जगह पे है, और अभी एस्टर नंबर 3 पे है नंबर ऑफ बेड्स के लिए। लेकिन वो क्या है, स्पेशलिटी देखेंगे तो एक एक स्पेशलिटी वैल्यू ज़्यादा होता है एक एक डिपार्टमेंट में। तो अपना एस्टर में न्यूरोसाइंसेस बड़ा डिपार्टमेंट है, और इस डिपार्टमेंट में ये है कि सब स्पेशलाइजेशन करते हैं हम लोग। जैसे कि एपिलेप्सी के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, और मूवमेंट डिसऑर्डर के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, और ब्रेन का ट्यूमर के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट है। सो वहाँ का सब स्पेशलाइज्ड है, और जो काम कर सकते हैं वो डॉक्टर्स स्पेशलाइज्ड काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसीलिए हम लोग स्पेशलाइज कर रहे हैं। ये नहीं है कि एक न्यूरोसर्जन सब करते हैं, तो वैसे करेंगे तो स्किल सेट्स कम हो जाते हैं। लेकिन अगर एक न्यूरोसर्जन एक स्पेशलिटी को बढ़े तो पेशेंट का भी बेनिफिट हो जाता है, और टेक्नोलॉजी में भी बढ़ावा आ सकता है, और स्किल सेट्स में भी बढ़ावा आ सकता है। कितनी सर्जरीज आपने की है अब तक? मैं न्यूरोसर्जन होके अभी 30 इयर्स हो गया है, और एस्टर से लास्ट 10 इयर्स एस्टर में काम कर रहा हूँ। टोटल अराउंड 30,000 सर्जरीज किया मैंने पूरा 30 इयर्स में। एंड पूरा ब्रेन का, स्पाइन का, और ये पेरिफेरल नर्व्स का, सब का सर्जरी करते हैं हम लोग। एंड हमारा ये स्पेशलिटी है कि पार्किंसंस में डीबीएस सर्जरी है, वो उसका स्पेशलिटी है। एपिलेप्सी सर्जरी है, उसका स्पेशलिटी है। हमारा हॉस्पिटल में ब्रेन ट्यूमर्स का स्पेशलिटी है, वो सब हम लोग करते हैं। जो स्पाइन का है वो सेपरेट डिपार्टमेंट है। हमारा ही कोलीग्स है जो न्यूरोसर्जन्स है, लेकिन स्पाइन का स्पेशलिस्ट किया हुआ है। तो वो सब स्पाइन का 2-3 जन हैं जो स्पाइन करते हैं। तो ऐसे हम सेपरेट करके टोटली 9 न्यूरोसर्जन्स है एस्टर हॉस्पिटल में, सीएमआई में। एंड अभी बेंगलोर में 3 हॉस्पिटल है एस्टर का ही, एंड सीएमआई सबसे बड़ा है, और वो अबाउट 350 to 400 बेड का हॉस्पिटल है। एंड जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो अब दूसरे हॉस्पिटल्स में नहीं है, वो हमारे पास है। एंड टेक्नोलॉजी भी सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, उनका वो टेक्नोलॉजी जैसे यूज़ करते हैं उसका स्किल सेट्स भी हमारे डॉक्टर्स में है। सर, अगर सक्सेस रेट की बात करें तो कितनी प्रतिशत सफलता मिली है अब तक? सो अगर अब एवरेज में लेते हैं नियरली 90 to 95% सक्सेस रेट मिला है हम लोगों को। स्पेशली ब्रेन ट्यूमर्स में क्या होता है, वो सक्सेस रेट उतना नहीं हो रहा है क्योंकि वो कैंसर है, और कैंसर बढ़ने का चांस है, और ब्रेन कैंसर बहुत साल तक जीते नहीं है लोग जो जिसका पास है। लेकिन फिर भी 5 years, 6 years, 7 years तक पॉजिटिव होके पेशेंट्स हैं हमारे पास। लेकिन अब अराउंड 90 to 95% सक्सेस रेट है। कोई ऐसा यादगार केस जिसका जिक्र आप करना चाहेंगे?
बड़ा सा ट्यूमर लिया था हम लोग, एक पूरा फेस में एक ट्यूमर था, वो ब्रेन के अंदर से निकला हुआ ट्यूमर। वो उड़ीसा के एक गांव से पेशेंट आया था और पूरा फेस का सर्जरी किया है। फ़ोटो आपको दिखाएंगे तो आपको वो भी डाल सकते हैं। और एकदम पूरा निकाल के, जो एम्स हॉस्पिटल में भी नहीं कर सकता था, वो दिल्ली में गया, भुवनेश्वर पर गया, लेकिन क्या है वो कंबाइंड सर्जरी नहीं हो सकता था कि न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट और प्लास्टिक सर्जरी और ऑन्कोलॉजी सब मिला के वो पेशेंट को ऑपरेट किया है, जो बड़े बड़े गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में नहीं हो सकता था। तो वो इसलिए हमारे हॉस्पिटल में आया था, उनका पैसा भी नहीं था, तो हम क्राउड फंडिंग किया। एस्टर क्राउड फंडिंग करते हैं पुअर पेशेंट्स के लिए, वो क्राउड फंडिंग करके हम पूरा सर्जरी करके भेज दिया। वो यादगार था। कलकत्ता में क्या क्या प्लान है? अभी हम कलकत्ता में एस्टर का नाम रोशन करना चाहते हैं फर्स्ट, क्योंकि अभी सब जगह पे मणिपाल है, अपोलो है वगैरह वगैरह, लेकिन एस्टर का नाम अभी तक यहाँ ईस्ट और नॉर्थ में उतना नहीं है जितना साउथ में है। तो हम पैन इंडिया स्प्रेड करने का प्लान है। और कलकत्ता में स्पेशल अट्रैक्शन है क्योंकि बहुत सारे हम लोगों का पेशेंट्स कलकत्ता से आते हैं। एंड इनफैक्ट हमारा हॉस्पिटल के पास में हम उसका रेजिडेंस के लिए भी जगह बना हुआ है, और बहुत सारे नर्सेस, बंगाली नर्सेस को हम हायर किया है ताकि वो बात कर सके। और इसलिए कलकत्ता हमारा साउथ के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सिटी है, क्योंकि हेल्थ केयर के लिए वो लोग आते हैं हमारे पास, एंड वी आर वेरी हैप्पी। साउथ में कुछ जगह पर है, साउथ इंडिया में कौन जगह लोकेटेड है? सो यहाँ ये केरला में है, अब बैंगलोर में है, हैदराबाद में है, केरला त्रिवेंद्रम में है, कोचिन में है, मेन सेंटर कोचिन में है, कैलिकट में है, और कासरगोड, सब जगह पे अपना कन्नूर, सब जगह पर एस्टर है। अभी आप कलकत्ता में कहाँ पे बैठ के? अभी पहले हम कलकत्ता में ओपीडी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद पॉलीक्लिनिक जैसा बनेंगे, फिर देखेंगे क्या करना है, क्योंकि रिस्पॉन्स देखने के बाद हम प्लान करेंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन प्लान कर रहा है कि हम एस्टर सेंटर्स बनाएंगे पूरा कलकत्ता में, जहाँ पे एस्टर लैब्स होगा, एस्टर ये फार्मेसी होगा और एस्टर क्लिनिक होगा। और हम ये प्लान कर रहे हैं कि एस्टर क्लिनिक पूरे हफ्ते खोले रहेंगे, स्पेशलिस्ट आके बैठेंगे वहाँ पे, पेशेंट्स को मिलेंगे, और पेशेंट्स को जब ऑपरेट करके वापस हम भेजेंगे कलकत्ता में, तो अगर हमें कुछ क्वेश्चंस करना है, कुछ बात करना है, तो वीडियो कंसल्टेशन भी उस ओपीडी में हम करेंगे, ताकि वो फेस टू फेस हम देख सकते हैं, जो हम लोग ऑपरेट किए हैं उन पेशेंट को देख सकते हैं और बात कर सकते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपका कोई न्यूरो प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ता है, न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन को दिखाना पड़ता है। हर बार ये होता है कि वो पेशेंट किसी लोकल डॉक्टर को देखता है, वो लोकल डॉक्टर कुछ लिख के देता है, पूरा एनालिसिस नहीं करता है। तो क्या है, हमें अभी कितना अवेयरनेस बढ़ रहा है, वो डिजिटल अवेयरनेस बढ़ रहा है। किसी को न्यूरो का प्रॉब्लम है तो वो न्यूरो के पास ही जाएंगे। अगर पहले वो स्टेप हो जाएंगे तो फिर हम एनालाइज करके सर्जरी इमीडिएट तुरंत चाहिए कि सर्जरी नहीं चाहिए, सिर्फ दवाई से ठीक हो सकता है या सिर्फ एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकता है, वो सब हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट इमीडिएटली स्टार्ट करेंगे। ये नहीं है कि आप जाओ वापस आओ देखेंगे फिर, तो वो डिले नहीं रहेगा डायरेक्टली न्यूरो से मिलने से। कि अगर न्यूरो प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन को देखना पड़ता है, और उनसे मिलके अगर क्लियर क्या है हम लोग देख सकते हैं, फिर हम बता सकते हैं ये न्यूरो नहीं है, आप दूसरे हॉस्पिटल अब दूसरा डॉक्टर पे जाए। लेकिन पहले आने से हमें क्लियर पता चल जाएगा कि क्योंकि न्यूरो थोड़ा टफ है, इसीलिए हर जगह पे जो जनरल फिजिशियंस हैं न्यूरो से थोड़ा उसका बिकॉज डिफ़िकल्ट होता है, तो एनालिसिस करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। वेरएज़ वो एनालिसिस ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो डायग्नोसिस पे आ जाएंगे हम लोग। सो जितना जल्दी हम डायग्नोसिस पे आएंगे उतना जल्दी हम बेनिफिट दे सकते हैं पेशेंट को। ডক্টর রবি গোপাল বার্মা জানালেন, স্নায়ু সংক্রান্ত কোনো সমস্যা মনে হলে সাধারণ চিকিৎসা নয়, একজন যোগ্য স্নায়ুর চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রাথমিক অবস্থাতে রোগ শনাক্ত হলে অপারেশনের প্রয়োজনীয়তা নাও হতে পারে।
বিশেষত পারিবারিক স্নায়ুরোগ ও মধুমেহ রোগীদের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। এখন আর সেদিন বেশি দূরে নেই যেদিন এই বিশ্বসেরা হাসপাতাল কলকাতা শাখা স্পাইন ও নিউরো চিকিৎসায় একটি মাইলস্টোন হয়ে উঠবে।